Good morning, students. Yes, so today we'll be starting a new series called महावीर विज्ञान सीरीज. ये क्लास 10th की सीरीज है. इसमें मैं सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाऊंगी साइंस के, इसीलिए ये महावीर विज्ञान सीरीज है. ओके, आज हम करने जा रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. वन शॉट वीडियो है, क्लास 10th का है, एंड आई एम योर फेवरेट एजुकेटर नेहा मैम. So let me start. Okay, so these are the notes which you will get in Telegram group Aspire Excellence Academy इंदौर. आप ये सर्च करोगे एज इट इज़ तो आपको मिल जाएगा. अगर आपको प्राइवेट ट्यूशन्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल टॉक टू यू. Other than this, I have my offline classes in Vijayanagar, Indore. So if you are in Indore and if you want to join our classes, please feel free, because we will be preparing you for NEET and JEE. So these are the foundation classes which has to be very strong. आपको सारे के सारे numerical practice, worksheets, everything will be done in such a way that you start preparing for your NEET and IIT JEE exam right from the early classes, foundation classes. ठीक है, सारे concepts आपके clear होंगे और साथ में हर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल्स आपको कराया जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सबसे पहले तो हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की बात करें तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और इनसे मिलके कुछ बनता है, उसे कहते हैं सॉल्ट. ठीक है, इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दीज आर वेरी क्रिस्प एंड वेरी वेरी गुड नोट्स. आप इसे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, चलो सबसे पहले एसिड क्या होता है. ये यूजुअली सार इन टेस्ट होता है. ठीक है, मतलब खट्टा होता है. ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे बार टेक्निक. ठीक है, BAR, बार टेक्निक. बार मतलब क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर जब हम एसिड डालेंगे तो वो हो जाएगा रेड. ठीक है, आपको समझ में आ गया. तो बार टेक्निक याद रखना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा. ठीक है, वो अभी हम सीखेंगे कि जो बेसिस होते हैं उसमें उल्टा होता है कि रेड लिटमस ब्लू हो जाता है. ठीक है, वो भी हम सीखेंगे. तो सब ये बार टेक्निक से आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे. लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज करके बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर हमने देखा, अगर उसको हमको पता करना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो ब्लू लिटमस पेपर वो थोड़ा सा पर्पलिश होता है, उसको जब हम एसिड उसके ऊपर डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. तो बार टेक्निक, B से ब्लू लिटमस पेपर, A से एसिड एंड R से रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, और होता क्या है कि जो एसिड होते हैं उसमें होते हैं H+ आयंस. ठीक है, जो भी एसिड होता है, मतलब इसके अलावा इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन एसिड जो होता है वो यूजुअली जब उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो H+ आयंस को रिलीज़ करता है. इसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है. ये मैं अभी आपको पूरी चीज़ें बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ pH स्केल, ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाए. ठीक है, चलिए मैं पर्पल कलर लेती हूँ थोड़ा सा. ओके, सो ये थोड़ा सा सूदिंग लग रहा है आइज़ को, राइट. ओके, जो pH स्केल होती है वो बीच में उसके होता है 7. ठीक है, और ये जाती है 14 तक. ठीक है, और ये यहाँ पे होता है 0. ठीक है, तो 0 से 7 के जो बीच में अगर किसी भी चीज़ का pH है तो उसको कहते हैं कि ये एसिडिक है. अगर 7 से 14 के बीच में अगर किसी का भी pH है तो उसे क्या बोलेंगे कि ये बेस है. ठीक है, और अगर pH 7 है तो इसका मतलब कि ये क्या है, न्यूट्रल है.
बात समझ में आई? तो पीएच स्केल होती है जो 0 से 14 के बीच में होती है। अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक है, 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक है, और अगर किसी का 7 है तो फिर वो न्यूट्रल है। ये बात समझ में आ गई? तो एसिडिक कब होगा? जब पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझना है, धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शंस करते जाएंगे, सारी चीज़ें पूरी समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। नाउ बिटर टेस्ट होता है किसका? बेस का होता है। बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, जो हमारे सोप होते हैं ना वो सारे बेसिस होते हैं, ठीक है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो इसको ऐसे याद रख लो कि जैसे बेस है, बेस जो है वो बी से स्टार्ट होता है, इसलिए वो जहाँ भी जाएगा उसको ब्लू कर देगा। इसको ऐसे करके याद रख लोगे तो हो जाएगा आपको याद। तो आप ये जो रेड और ब्लू में कंफ्यूजन है ना, ये आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको एसिड के बारे में सोचना है तो बार टेक्निक लगाना है कि ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, बार टेक्निक। और बी क्योंकि खुद वो बेस है तो इसीलिए वो हर किसी चीज़ को ब्लू कर देता है, जिस पे भी जाएगा उसको ब्लू कर देगा, इसलिए वो रेड पे जाएगा तो रेड को भी ब्लू कर देगा। बात समझ में आई? इसमें क्या रिलीज होता है? इसमें हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है, ठीक है। OH माइनस आयन्स रिलीज होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे H+ होता था, यहाँ पे OH माइनस होता है। इसका pH 7 से ज़्यादा है, मैंने अभी आपको बताया, तो वो बेसिस होते हैं। अच्छा, बेसिस को और क्या बोलते हैं कि बेसिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है या फिर अल्कलाइन नेचर है। अल्कलाइन, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच भी बोलते हैं, बेसिक पीएच भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा जो भी कुछ है वो अल्कलाइन या बेसिक पीएच होता है। गॉट इट? इसका एग्जाम्पल हो गया NaOH। ये NaOH हर जगह अपने को काम आएगा, अभी हर जगह हम लोग आगे बहुत सारा कुछ पढ़ते रहेंगे। पर अगर किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है हमारे सामने तो हम क्या उसको चाट के देखेंगे हर बार कि ये खट्टा है कि कड़वा है, और फिर डिसाइड करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है? ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए होते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। इंडिकेटर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी होते हैं। ऑल्फैक्टरी यानी कि सूंघने की जो कैपेसिटी है। तो क्या होता है कि उसकी जो स्मेल होती है उससे हमको पता चलता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। नॉर्मली जो बेस होता है उसमें स्मेल नहीं होती है, और एसिड होता है उसमें स्मेल रह जाती है। जैसे वेनिला एसेंस हो गया, अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, इनमें स्मेल होती है। सो दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो जिसमें स्मेल है वो एसिडिक है, जिसमें नहीं है वो बेसिक है। इस तरह से हम सोच सकते हैं। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, मतलब केमिकल इंडिकेटर्स, जब भी ये इंडिकेटर हम एसिड या बेस में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है, वो अपना कलर चेंज कर लेगा। अब अपन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या है? लिटमस। लिटमस अभी हमने पढ़ा कि वो पेल पर्पल, कुछ ऐसा न्यूट्रल सोल्यूशन, उसका मतलब पर्पलिश होता है, अभी मैंने आपको बताया था, राइट। तो जब भी वो एसिड के साथ, एसिड अभी अपन ने बार टेक्निक लगाई थी कि जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देता है, मतलब कि जब भी लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पलिश कलर का है, पेल पर्पलिश कलर का है, वो रेड हो जाएगा तो वो एसिड है, और अगर वो ब्लू हो जाएगा, बेस हर किसी चीज़ को ब्लू कर देता है, या याद हो गया? तो अगर ब्लू कर देता है तो लिटमस सॉल्यूशन अगर ब्लू हो गया है तो वो बेस है या अल्कलाइन है, और अगर रेड हो गया है तो वो लिटमस सॉल्यूशन जो भी चीज़ उसमें डाली है वो एसिडिक हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर है, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं हमें, ठीक है। हाइड्रांगिया फ्लावर्स होते हैं, वो खुद ब्लू कलर के होते हैं जब वो न्यूट्रल होते हैं। अगर एसिड डालेंगे तो वो ब्लू ही बना रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है कि जब भी हमें हल्दी का दाग लग जाता है
किसी भी कपड़े पे, उस पे जैसे ही सोप लगाते हैं वैसे ही वो रेड कलर का हो जाता है। तो जब टर्मरिक पे एसिड डालोगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बेस डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। क्लियर है? तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए? लिटमस, हाइड्रेंगिया फ्लावर्स और टर्मरिक, इन तीनों का हमें अच्छी तरीके से याद हो गया है। जो ये लिटमस है वो तो हमें पहले ही से याद हो गया था, लेकिन ये दोनों एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप ये बोल सकते हो कि जो हाइड्रेंगिया फ्लावर्स हैं उस पर अगर मैंने एक कोई भी केमिकल डाला, अगर वो पिंक कलर का हो जाता है तो बताओ कि उसका नेचर क्या है? तो वो बेसिक नेचर का होगा। या फिर मैंने टर्मरिक डाला और वो रेड कलर का हो गया तो वो बेसिक नेचर का है। अगर टर्मरिक का कोई चेंज कलर नहीं हुआ या फिर हाइड्रेंगिया फ्लावर्स का कोई चेंज कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर वो एसिड है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि जो बनाते हैं हम लोग, केमिकल प्रोसेसेस से जो बनते हैं, वो होता है फिनाफ्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज। जो फिनाफ्थिलिन होता है वो होता है कलरलेस, और बेस के वो जैसे ही हम एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा और बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथिलिन ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, और जब हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है, और अगर बेस डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रख लो कि रेड और ऑरेंज दोनों मिलके बनते हैं ऑरेंज, रेड और येलो मिलके बनता है ऑरेंज कलर। तो रेड आपको एसिड सुनते एकदम से लाल लाल सा डेंजर फील होने लग जाता है ना, तो मिथाइल ऑरेंज में जब भी एसिड डालेंगे तो रेड कलर आ जाएगा और बेस डालेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो आपको ये कलर नहीं भूलेगा क्योंकि आपको पता है कि रेड और येलो मिलके ही ऑरेंज कलर बनता है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। और रेड कलर अगर आपको याद रह गया कि एसिड डेंजरस होता है तो वो रेड कलर भी डेंजर का साइन होता है, तो उससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपन लोगों ने फटाफट से क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, एसिड और बेसिस के इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ लिए कि एसिड में स्मेल होती है, और मतलब ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल से रिलेटेड। फिर नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस, हाइड्रेंगिया फ्लावर्स और टर्मरिक पढ़ा। उसके बाद हमने सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ा, फिनाफ्थिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, प्लीज़ इसे याद कर लेना। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। मैं अगर वर्कशीट आपसे शेयर करती हूँ तो उसमें मैं इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस एंड देयर एसिड्स। विनेगर हमारे किचन में यूज़ होता है, वो एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज यूज़ होता है, ऑरेंज जो हम खाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। जो इमली होती है टैमरिंड, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये याद रखना कि टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सार मिल्क होता है जो खट्टा मिल्क यानी कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ये हमने जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे लैक्टोबैसिलस, तब भी हमने ये पढ़ा था कि जब भी दूध के अंदर यानी लैक्टोस होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस डालते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो ये देखो, ये जो लैक्टोस है, लैक्टोस क्या होता है? लैक्टोस एक शुगर होती है जो दूध के अंदर होती है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस डालते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस डालते हैं। जब लैक्टोबैसिलस डालेंगे तो क्या बन जाता है? वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये ही खट्टा होता है। ठीक है, जो दही में जो खटास आती है वो किसकी वजह से आती है? लैक्टिक एसिड की वजह से आती है। और दूध में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज शुगर होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, लेमन में अगेन सिट्रिक। ये तो अपने को पता ही है ना कि लेमन और ऑरेंज और जो मौसम्बी है ये सब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एंट अगर अपने को काट ले या फिर मधुमक्खी हमें काट ले तो उसके अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड आपको कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में आपको समझ में आ जाएगा मिथेनोइक एसिड क्या होता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, पर इसको अभी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद करना है। तो ठीक है, आंख बंद करो, इसको अच्छे से याद कर लो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब अगर बेस है, बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवा देंगे, मेटल के साथ अगर बेस को रिएक्ट कराया तो बन गया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब ये समझो कि क्या बोलते हैं,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करती हूँ, बहुत लाइट कलर है ये। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, Z भी लगा सकते हैं, S भी लगा सकते हैं, चलो Z लगा देती हूँ, आप लोग को खुश कर देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको थोड़ा हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। ओके, सो थोड़ा अच्छे से पकड़ के लिखती हूँ तो अच्छी हैंडराइटिंग आएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये लो नीचे ही मिल गई, मैं कहाँ लिख रही हूँ इतना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उस यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल को बेस के साथ डाला तो सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मतलब मेटल्स भी जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जिंक, जिंक इज अ मेटल, जब उसको बेस यानी NaOH के साथ अपन ने रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस इसकी रिलीज हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड इंडिकेट्स अ रिएक्शन विद द बेस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अगर निकली है मतलब कि बेस के साथ रिएक्शन हुई है, ये होता है एक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकल गए और N, देखो इसको ऐसे ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, Zn, हालांकि ये बैलेंस्ड, ओके, NaOH दो है ना, NaOH, अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस H2 बन के निकल गई, अब बचा NaO2, तो ये रहा Na2O2, ठीक है। अब ये जिंक इसके बीच में आके लग जाएगा तो Na2ZnO2, ठीक है। इस तरह से ये बनता है। हमेशा कभी भी रिएक्शन को अगर तोड़ के लिखोगे ना तो आप कभी भी गलत नहीं जाओगे, आप आराम से उसको बना लोगे। तो जब भी बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये बात हमेशा याद रखना। फिर बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी जैसे CO2, CO2 के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी कि ये एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो CO2 के साथ जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वर्ड आया, OH आयन आया, मतलब कि ये बेस है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। एंड सॉल्ट एंड वाटर, ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया, इंडिकेटिंग एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये अपने को क्लियर हो गया। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देख ली है कि एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट और वाटर बनता है, तो एसिड और बेस, अब इसको, इसकी रिएक्शन को मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि NaOH और HCl, ये जब ये इस तरह से हुआ तो क्या बना, NaCl बच गया और वाटर निकल गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से OH और H जिससे निकलेगा वो एसिड कहलाएगा, OH जिससे निकलेगा वो बेस कहलाएगा। तो इसलिए ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद एसिड विथ मेटल्स, एसिड और मेटल्स को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी यही हुआ था कि जब हमने बेस और मेटल को करवाया था, ये देखो, बेस और मेटल को करवाया था तब भी हाइड्रोजन गैस निकली थी, और एसिड और मेटल को करवाया तब भी हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है। यहाँ पे NaOH था, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे ZnCl2 बनेगा। ये आपको पता है कि Cl2 क्यों लगा है, ये मैं आपको उसमें बताऊँगी, दूसरे चैप्टर में बताऊँगी जब हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड बबल्स इन सोप सोल्यूशन, इग्नाइट विद अ पॉपिंग साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के पास अगर बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो फटक
भट्ट से आवाज़ आएगी और उससे अपने को पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, फिर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट यानी क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और एसिड जब मिलेगा तो सॉल्ट CO2 और H2O तीनों रिलीज होगा। ठीक है, तो कार्बोनेट है तो CO3 होता है, कार्बोनेट यानी CO3 होता है, तो इसमें से CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, और उसके बाद जो एक O है वो जाके H के साथ लग जाएगा तो वो H2O बन जाएगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो हो ही गया। और हम लोगों ने ये देखा है कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनेट, तो NaCl यानी कि हमारा सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि मेटल कार्बोनेट और एसिड को जब वो करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। और ये जो है ये दिस इज़ द इक्वेशन साइन। ठीक है, गिव्स साइन। ठीक है, ये हो गई एक रिएक्शन। फिर एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ये H बीच में लग गया, देखो यहाँ पे H नहीं था, ये Na2CO3 था। अब ये क्या है, NaHCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम चीज़ें होंगी, लेकिन क्या होगा कि ये इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर कहलाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो लाइम वाटर कहलाता है और उसके अंदर ये मिल्की हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई यहाँ पे बनी, वैसे ही ये मिल्की हो जाता है, यानी कि ये दूध की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको लाइम वाटर का फॉर्मूला याद रखना है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद क्या होता है, एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, यानी CuO + 2HCl गिव्स CuCl2 + H2O। ये कैसे हुआ, अब देखो CuO था, ठीक है, और HCl था, ये एक और HCl है, ये H2O निकल गया, CuCl2 बन गया और H2O बन गया। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, और जब वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है कॉपर क्लोराइड बन चुका है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन डायनेमिक्स, अभी स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अपने को पता है कि जो H+ निकालेगा, रिलीज करेगा, उसको एसिड बोलते हैं, जो OH- निकालेगा उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर अल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H+ आयंस ज़्यादा निकालने की कैपेसिटी होगी, वीक एसिड होगा तो फ्यूअर H+ आयंस निकलेंगे। सेम चीज इज एप्लीकेबल टू बेसिस। ठीक है, डाइल्यूशन अकर्स व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विथ वाटर, रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H3O and OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम, मेकिंग द एसिड और बेस लेस कंसनट्रेटेड। अब इसका मैं बताती हूँ। देखो, जब भी अपने को एसिड को डाइल्यूट करना, मैं डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में आपको समझाती हूँ। पहले कॉन्सेंट्रेटेड तो आपको पता है कि फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो रही है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड, अगर कोई भी एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उसके अंदर लार्ज कंसंट्रेशन है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हो गया, एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, मतलब पानी और एसिड को हम मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अगर एसिड है और पानी थोड़ा ही है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इससे हम जल भी सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर उसकी जगह हम डाइल्यूट की बात करें तो मतलब कि उसमें ज़्यादा वाटर है और कम एसिड है, तो वो जो
सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट कहलाएगा। बोलते हैं ना कि यार डाइल्यूट एसिड को डाइल्यूट कर दो, यानी कि उसमें पानी डाल दो। अब मुझे बताओ कि क्या हम एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं कि पानी में एसिड डालते हैं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि कभी भी पानी है उसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, कभी भी उल्टा नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है। अगर आपने एसिड रखा उसमें पानी डाल दिया तो भड़ से फट जाएगा, आपके ऊपर भी एसिड आ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा डाइल्यूट करना है तो पानी लोगे और पानी में धीमे धीमे करके एसिड डालोगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कौन से होते हैं, जिसमें H+ आयंस ज़्यादा रिलीज करने की कैपेसिटी रहती है, और वीक कौन होते हैं जिसमें कम कैपेसिटी रहती है। डाइल्यूशन कब होता है? जब पानी मिक्स कर देते हैं, पानी में एसिड डालते हैं कि एसिड में पानी, तो पानी में एसिड डालते हैं। जिसमें ज़्यादा एसिड होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, जिसमें कम एसिड होगा और वाटर ज़्यादा होगा तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। ठीक है, बस डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो 7 से कम होता है pH तो उसको एसिडिक बोलते हैं, 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, और 8 से 14 तक के जो ज़्यादा होते हैं उसको कहते हैं बेस या फिर अल्कलाइन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी अपन ने यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन कौन से पढ़े थे? नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, ठीक है, टर्मरिक पढ़ा था और हाइड्राग्लिया फ्लावर्स पढ़े थे। ठीक है, और सिंथेटिक में फिनाफ्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था। ठीक है, अब जब भी हम इंडिकेटर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एसिडिक है कि बेसिक है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन अ सोल्यूशन। जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कोई चीज़ होगी, और जितने उस हिसाब से उसका कलर बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, अब pH यानी पोटेंस, यानी कि उसकी कितनी पोटेंसी है, पोटेंस H यानी H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए उसको बोलते हैं pH इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन अ सोल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन में कितना H+ आयन यानी कितना पावर है H+ आयन में, वो कहलाता है pH। ठीक है, तो अब ये pH अगर कम है यानी कि H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इतना याद रखना। मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा एसिडिक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई भी, अब मुझे बताओ फटाफट से सोच के बताना कि एक 1 है और एक का 4 है। ठीक है, एक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका pH जो है वो 1 है और एक का pH 4 है, तो इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 4 वाला, क्योंकि नंबर ज़्यादा है, कि 1 वाला? 1 वाला होगा। क्यों? अब इसको याद करने के लिए, अब देखो क्या होता है, अपन भूल जाते हैं कभी कभी कि 1 याद, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब याद करने को होती तो भूल जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो न्यूट्रल के पास है वो कम कंसनट्रेटेड है। अब न्यूट्रल के पास तो 6 है, तो 6 कम कंसंट्रेटेड हो गए। न्यूट्रल से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ इज एप्लीकेबल टू बेसिक, कि जैसे जैसे न्यूट्रल से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ उल्टा है कि 14 वाला 8 से बहुत ज़्यादा बेसिक होगा और यहाँ पे 1 वाला 6 से बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक होगा और यहाँ पे ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो हमें नंबर से तो समझ में नहीं आएगा, नंबर से तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है। तो इसीलिए इसका सिर्फ एक ही फंडा याद रखो कि 7 से ये कितना दूर है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये एसिडिक ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब दोनों पति पत्नी अगर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा
बच्चा भी मतलब न्यूट्रल रहेगा मतलब एक्चुअली यहाँ पे बच्चे वाली चीज़ नहीं आएगी, इसलिए प्लीज़ कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर, इसका स्ट्रॉन्ग बेस नेचर उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो मतलब एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो अगर एसिडिक सॉल्ट हो गया तो क्या होगा कि वो उसका pH 7 से कम हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, तो उसका pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बड़े आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा अपना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक है तो स्ट्रॉन्ग कौन है उसकी तरफ चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH कम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि जो pH होता है, हमारे पेट का जो pH होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है, यानी कि बहुत एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल से ये दूर जा रहा है, न्यूट्रल से दूर जा रहा है, 1 से 3 के बीच में है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसलिए जब हमको एसिडिटी होती है तो बहुत अजीब सा लगता है ना। क्यों? क्योंकि वो तो ज़्यादा बन रहा है एसिड और ऊपर आ रहा है, तब एसिडिटी होती है। अदरवाइज एसिड तो हमेशा पेट में रहता है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ योर फूड। ठीक है। फिर जो सॉइल है, प्लांट थ्राइव इन सॉइल जिसका pH कुछ मतलब एसिडिक से न्यूट्रल के बीच में रहता है, थोड़ा एसिडिक हो, ज़्यादा नहीं। इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक देन एडिंग लाइम हेल्प्स एंड इफ इट इज़ टू बेसिक देन जिप्सम ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि लाइम जो होता है वो बेसिक होता है, तो इसीलिए जब इसको हम थोड़ा सा एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो लाइम डाल देते हैं, और अगर बेसिक ज़्यादा हो जाता है तो हम जिप्सम डाल देते हैं। ठीक है, ओके। अब टूथ डीके, बैक्टीरिया इन द माउथ मेक इट एसिडिक लीडिंग टू टूथ डीके। टूथपेस्ट बीइंग बेसिक बैलेंसेस द माउथ pH। एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो माउथ का जो pH होता है वो बेसिक होता है, लेकिन जब बैक्टीरिया आता है तो वो उसको एसिडिक कर देता है, तो ये जो टूथ है वो डीके होने लगता है। इसलिए हम जब ब्रश करते हैं तो जो पेस्ट होता है, पेस्ट जो होता है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, तो वो वापस से उसको बेसिक कर देता है और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है और हमारा टूथ डीके से बच जाता है। इसलिए हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए। अब जो ब्लड है उसका जो pH है वो 7 से 7.8, यानी हल्का सा बेसिक भी रहता है, लेकिन ये न्यूट्रल और बेसिक के बीच में रहता है। तो याद रखना कि जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं होता है, वो बेसिक होता है, हल्का बेसिक होता है। ठीक है, okay. Now plants and animals, they prefer specific pH levels with most plants growing in a soil around, मतलब बहुत सारे जो plants हैं उनको न्यूट्रल pH ही लगता है, बहुत ना एसिडिक में बहुत ज़्यादा थ्राइव कर पाते हैं ना बेसिक में कर पाते हैं। अब बी स्टिंग हमने देखा था, तो उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो जैसे अपने को काटा और सूज गया, उसके ऊपर बेकिंग सोडा अगर हम लगा लेंगे तो क्योंकि वो एसिडिक है, कौन सा एसिड था अभी पढ़ा था हमने, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड के ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिटी उसको एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें दर्द होना कम हो जाएगा। ठीक है, एसिड रेन, पॉल्यूशन कैन कॉज एसिड ड्यू टू एसिडिक एंड हार्मिंग फिशेस एंड अदर एनिमल्स। अब क्या होता है कि एसिड रेन क्या होती है, जब जैसे ये जितने भी केमिकल्स हमारे हवा में पोल्यूशन कर रहे हैं, राइट, जो स्मोक से ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, जब भी पानी से मिलेंगे तो वो एसिड बनने लग जाता है, तो दैट बिकम्स एसिड रेन। इसीलिए बोलते हैं कि जब बारिश शुरुआत में आती है तब हमें नहाना नहीं चाहिए, बारिश में भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज़ एसिड रेन। जब कई दिन तक बारिश हो जाती तो सारा एसिड नीचे आ चुका होता है, फिर अगर हम बारिश का मज़ा लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत की बारिश में कभी स्नान ना करना, क्योंकि वो एसिड रेन होती है। ठीक है, चलो अब कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होने वाले फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। ये तो मैंने वही नहीं कर पाई, प्लेस होल्डर, ये मैं आपको बना के दिखा दूंगी।
Okay, this is not very important, it's okay. Okay, so now sodium hydroxide, एक second. Okay, sodium chloride, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है, ये हम लोग खाते हैं, ठीक है. अब HCl और NaOH को मिलाएंगे तो टेबल सॉल्ट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है. फाउंड इन सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट, यूज्ड इन फूड सीजनिंग, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स लाइक. अब जैसे अगर अपने को NaOH बनाना है तो NaCl को अगर अपन यूज़ करेंगे तो NaOH बन जाएगा. ये केमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. अब हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. ये बेसिक होता है, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस होती है. इसका डायग्राम हम NCERT में से देख लेंगे. और ये जो इसका फॉर्मूला होता है वो बनता कैसे है NaOH, सबसे पहली बात है. तो हम क्या करते हैं, ब्राइन वाटर इसके अंदर डालते जाते हैं और इसमें क्या होता है कि वाटर, देखो क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेते हैं जिसको ब्राइन बोलते हैं, ठीक है. ऐसे हम लोग सॉल्ट वाटर लेते हैं, इसमें एनोड लगा है, कैथोड लगा है, ठीक है, एनोड और कैथोड, ठीक है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो होता क्या है कि यहाँ पे ऐसे करके गैस निकलती है एक, और एक जो दूसरी गैस है वो ये माइनस वाले पे निकलती है, ठीक है. तो अब देखो अब क्या होता है, H2 गैस को निकलना है, ठीक है, और Cl2 गैस को निकलना है. तो क्या होगा, H कैसे बनेगा, H+H+, यानी कि ये यहाँ चले जाएगा. देखो इसमें क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ. अब ये जो ब्राइन वाटर होता है ये होता है NaCl और H2O. अब ये क्या होता है कि जो NaCl है ये Na और ये H2O जो है इसमें है H और OH, ठीक है. तो NaOH बनाना है अपने को, तो यहाँ से NaOH निकल जाएगा, NaOH निकल जाएगा. इसके अंदर क्या है, ये ब्राइन वाटर यानी कि घुला हुआ नमक अंदर डालते चले जाएंगे और इधर से NaOH निकलता चला जाएगा, ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये इसका ये OH तो निकल गया. अब ऐसा एक और वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा और मिलके बना देगा H2 गैस. और वो H2 गैस क्योंकि ये H+ आयन है तो ये नेगेटिव की तरफ चले जाएगा, ठीक है. और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है. और यहाँ पे Cl नेगेटिव निकलेगा तो ये इसके पास जाएगी, 2 Cl मिलके बना देंगे क्लोरीन गैस और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है. तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, जब ये प्रोसेस हम इलेक्ट्रोलाइसिस का करवाते हैं तो इधर से हम ब्राइन वाटर डालते जाते हैं यानी कि घुला हुआ नमक डालते चले जाते हैं. और ये घुला हुआ जो नमक है उसमें से NaOH इधर से निकलता जाता है, इधर से हाइड्रोजन गैस निकलती जाती है और इधर से क्लोरीन गैस निकलती जाती है. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का काम क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ हो जाता है और क्लोरीन जो है वो स्विमिंग पूल्स या इनको वाटर ट्रीटमेंट करने के काम में आ जाता है, ठीक है. तो क्लोरीन भी वो हो जाएगी. इसके अलावा PVC में भी हेल्प करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह हेल्प करता है क्लोरीन. और पेस्टिसाइड्स में भी होता है, CFCs में होता है. और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट. तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है. अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है. अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है. ओके तो ये बनाने के काम में आता है. नाउ अब कैथोड, नियर कैथोड NaOH इज फॉर्म्ड और वो सोप, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है. तो ये यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे डालना मैं भूल गई हूँ, इसको मैं डाल के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी. ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था वही डायग्राम आपके उसमें दिया हुआ है NCERT में, ठीक है. नाउ अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, NaCl पढ़ लिया है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है, जो हमारा नमक होता है. और दूसरा अपन ने क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है. इसके अलावा ये NaOH का प्रोडक्शन की बात रहती है. इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है. नाउ
हाइड्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी अपन ने देखा था बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये जब ये बनता कैसे है, तो जब NaCl हाइड्रोजन सॉरी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 इन सबको मिक्स करते हैं तो पहले क्या बनता है NH4Cl और फिर बन जाता है NaHCO3। अब ये बनता कैसे मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखो क्या होता है, NaCl है, ठीक है, फिर H2O को मैं कैसे लिखूंगी, HOH। कभी भी कोई भी रिएक्शन को अगर ऐसे लिखोगे ना CO2, ठीक है, CO2 ऐसे, तो अब क्या होगा कि और फिर एक और चीज़ है NH3 सॉरी इसको भी मैं वैसे लिखती हूँ ना, इसमें भी 3 H है, H और H, ठीक है। अब जब इन सबको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, NH4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये H इसके साथ गया NH4 और ये वाला जो है ये इसके साथ गया Cl, NH4Cl निकल गया। अब बचा क्या है, Na बचा है, तो Na, ठीक है, और CO3 और H, तो HCO3 ये बचा है, ठीक है। तो इस तरह से जब तोड़ तोड़ के लिखोगे ना तो रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, बेकिंग सोडा अगर हमें बनाना है तो हमें सॉल्ट लेना पड़ेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब हम इन सबको मिक्स करेंगे तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज ये सारे रिएक्शंस किसी भी फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड using sodium chloride, water and carbon dioxide, used in baking powder, antacid, soda, acid, fire extinguisher, ये सब इसके यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये बेसिक होता है, राइट, ओके। नाउ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, यहाँ पे HCO3 याद करना, ठीक है, दैट इज बेकिंग सोडा, लेकिन यहाँ पे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट बनेगा कैसे, तो बेकिंग सोडा लेंगे हम NaHCO3 और इसको हम गर्म कर देंगे तो ये टूट जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। तो जब H बाहर निकल जाएगा तो CO2 निकल आएगी और H2O निकल जाएगा। इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ फटाफट, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, यहाँ पे भी NaHCO3, ठीक है। अब Na2CO3 तो यानी Na2, ठीक है, और एक CO3, ये तो निकल गया, सॉरी Na2CO3 निकल गया। अब बचा क्या, H2O, H2 और O निकल गया, तो यानी H2O निकल गया और बचा क्या है, CO2, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन को तोड़ तोड़ के लिखोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आपको नहीं भी याद आ रही है रिएक्शन, तो आप आराम से कर ले जाओगे उसको, ठीक है। ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि पहले हीट करते हैं, फिर उसको क्रिस्टलाइन होने देते हैं, रिक्रिस्टलाइन होने देते हैं, तो फिर बन जाता है Na2CO3, ठीक है। यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री टू रिमूव वाटर हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस हटाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब ये कैसे बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में क्लोरीन डाल देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं फटाफट से कर लेते हैं, CaOH, ठीक है। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, CaOH, इसमें गया Cl2, तो ये जो है ओ नो सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसको मैं पहले रब कर दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अब क्या है कि आप CaOCl2 यानी ये Cl2, Ca और ये O, ये तीनों जब निकल गया तो बचा क्या, वाटर बच गया,
ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम बना सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन पास करेंगे तो आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन विथ स्लेक्ड लाइम। अब ये जो CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक अपन ने पढ़ा था, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था कि NaHCO3 था, वो लाइम वाटर था, उसके अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो मिल्की हो जाता है, तो वो था लाइम वाटर NaHCO3। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज स्लेक्ड लाइम। तो लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज्ड इन ब्लीचिंग के आपको पता ही है कि एक तो जैसे ब्लीचिंग इंडस्ट्री, यानी कि हमारे कपड़ों में भी ब्लीच लगती है, फेस पे भी लड़कियां ब्लीच लगाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, यानी हेमीस्फीयर बोलते हैं ना, स्फीयर, आधा स्फीयर इज हेमीस्फीयर, तो आधा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल अगर लगा दें कैल्शियम सल्फेट में तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। POP आपको पता है, जो POP हम ऊपर लगाते हैं ना, प्लास्टर जो लगाते हैं हमारे जब कहीं लग जाती है तो, या फिर हमारे जो ऊपर आजकल नई नई डिज़ाइंस चली हैं, फिर लाइटिंग लगाती है हमारे कमरे में, जो रूफ पे जो लगता है दैट इज़ POP। तो वो थोड़ा सा सीमेंट टाइप का होता है, सीमेंट नहीं होता है लेकिन वो POP होता है, वो थोड़ा क्ले टाइप का होता है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका फॉर्मूला ये याद रखना कि ये हेमीहाइड्रेट होता है। अब ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ आपको। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है इधर। तो ये कैसे बनेगा कि कैल्शियम जो जिप्सम है, जिप्सम यानी क्या था अपना कैल्शियम सल्फेट, ये दो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, जिसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम अभी अपन ने कहाँ डाला था, ऊपर डाला था ना, जब बेसिक हो जाए। कहाँ डाला था जिप्सम, जब ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो लाइम डालेंगे, जब ज़्यादा बेसिक हो जाए तो जिप्सम डालेंगे। ये देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, कहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे ये, ठीक है, यस। तो जब ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो लाइम डाल देंगे और ज़्यादा बेसिक हो जाए तो जिप्सम ऐड कर देंगे। तो जिप्सम क्या होता है, अब हमको पता चल गया है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाउंड एज जिप्सम इन न्यूट्रल डिपॉजिट, नेचुरल डिपॉजिट। नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस हो जाती है ना, जो खारापन होता है, उसको हटाने के ये काम आता है, ठीक है। अब इसको अगर अपन ने जिप्सम को हीट कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। और 1.5 मॉलिक्यूल, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल तो इसी के पास रह गया, 2 थे तो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल होता है वो अभी हम समझेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ओके, डेकाहाइड्रेट, डेका यानी क्या होता है, 10 होता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हैं तो उसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अभी आपको सब पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये सारी चीज़ों के फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ फॉर्मूला ये बनता कैसे है, सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट को अपन क्रिस्टलाइज करवा देंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है तो पता ही है, अपन लोग खाना ये कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम सल्फेट विथ 5
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बहुत एसिडिक होता है, ये ब्लू कलर का होता है, जब इसको हीट करेंगे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, जैसे ही वाटर इसमें से निकलेगा तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, कॉपर सल्फेट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जितने भी डॉट लगा के जो वाटर लगे हैं इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो डॉट लगा के डेकाहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, हेमी यानी आधा हाइड्रेट, सॉरी व्हेन, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन कॉपर सल्फेट crystals are heated they lose their water of crystallization, जैसे इसको हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, इसलिए वो ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब भी हम पानी फिर से ऐड करेंगे तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वापस से ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड एज copper sulfate dot 5 H2O indicating it has 5 water molecules per unit पर फॉर्मूला यूनिट। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त, हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अगले सेशन में, तो तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। ये नोट्स के लिए आपको कहाँ जाना है फटाफट से देख लो। नोट्स के लिए आपको जाना है एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इंदौर के टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको इस नोट्स में मैं वो भी डाल दूंगी, जो डायग्राम ऑफ दैट प्रोसेस। थैंक यू।